नमस्ते बच्चों। पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे? जी हाँ, वैज्ञानिक एवं उनका योगदान, जिसमें से हमने भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। सभी ने नाम और उनके योगदान के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको याद भी हो गया होगा। उसके बाद हम विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना, जिसमें से हमने विदेशी वैज्ञानिकों को देखा। सभी अपना बुक में पेज नंबर 7 निकालिए। सभी पेज नंबर 7 निकालिए, जिसमें आप देख रहे हो कि वैज्ञानिक, है ना। हमने भारतीय पढ़ लिया, अब हम लोग विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया, है ना, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोग, चलिए, हमने विलियम रोजेंटन एक्सरे, है ना, रोंटेजन एक्सरे तक हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। अब देखिए, सब अगला देखिए, 12 नंबर पर क्या दे रखा है? जॉन लॉगी बेयर्ड, जिन्होंने किसका आविष्कार किया है? टेलीविजन। जॉन लॉगी बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का। सब अपने किताब में मार्क कर दीजिए, है ना। तो जॉन लॉगी बेयर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने टेलीविजन, है ना, देखिए, जिन्होंने टेलीविजन, ये देख रहे हो ना सब, पहले ऐसा टेलीविजन हुआ करता था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी के आधुनिक, है ना, विज्ञान इतनी पुरोगति कर लिया है, इतनी तरक्की कर लिया है कि अभी हम नए नए मॉडल लेकर बैठे हैं। तो सबसे पहले जब भी टेलीविजन का नाम होगा, आपको किसका नाम याद रखना है? जॉन लॉगी बेयर्ड। टेलीविजन प्रणाली का प्रदर्शन करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ये दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविजन का प्रदर्शन किया। बेयर्ड ने 1900 1927 में क्या हुआ? उन्होंने बच्चों, तब ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, तब कैसा था? तब रंगीन टीवी नहीं हुआ करते थे। आप देख रहे हो ना, ये सब, इन सब में कलर नहीं है ना। सभी के कपड़े एक जैसे दिखते थे, सभी एक ही तरह दिखते थे, हमें कोई भी रंग दिखता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? 1927 यानी 1927 में बेयर्ड ने रंगीन टेलीविजन और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया, है ना, जिसे उन्होंने क्या कहा? फोनोविजन, जिसको उन्होंने फोनोविजन कहा। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जॉन लॉगी बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का, है ना। इसमें आपसे पूछेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया। तो आपको जब आप टीवी देखोगे, जब आप टेलीविजन देखोगे, तो आपको किसका नाम याद होना चाहिए? जॉन लॉगी बेयर्ड। तो सब बच्चों को उम्मीद है याद हो गया होगा, है ना। तो हमने जॉन लॉगी बेयर्ड की बात किया और हमने देखा कि उन्होंने किसका आविष्कार किया है? टेलीविजन की आविष्कार किया। आप सबने अपने किताब में मार्क कर लिया है ना, टेलीविजन का आविष्कार। और उसके बाद हम देखेंगे, अब अगला देखिए, अब अगला और आखिरी हमारे किताब में किनका नाम दे रखा है? एल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, है ना। तो जब आप एल्बर्ट आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा,
एल्बर्ट आइंस्टीन की जब आप बात करोगे तो कौन से क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आपके किताब में चित्र दिया हुआ है, जरा आप अपने किताब के चित्र को भी देख लीजिए, है ना। ये है कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने किसका आविष्कार किया, किस क्षेत्र में योगदान दिया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, है ना। तो सब पहले अपने किताब में जरा मार्क कर लीजिए, और आपके नोटबुक में मुझे उम्मीद है आपने सब साइंटिस्टों के, सब वैज्ञानिकों के नाम और उनका आविष्कार लिखा होगा, है ना। चलिए, तो ये क्या है जरा देखते हैं। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उनके अनुसार जब आप आगे के साइंस में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबके बारे में पढ़ोगे। तो अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, जब कोई प्रोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो वो फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के भीतर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इससे उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना। तो अभी आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने किस क्षेत्र में आविष्कार किया। इन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, है ना, के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हमने अभी सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, सभी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, और आप इन सबको एक नोटबुक में इसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी लिखेंगे भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। चलिए, अब इन वैज्ञानिकों के बाद आप अपना किताब में पेज नंबर 8 निकालिए, पेज नंबर 8। अब देखते हैं अंत में क्या बोल रहे हैं, है ना। हमने तालिकाएं देख लिया, और ये देखिए, कुछ और भी जाने। हमने जो है हमारी पाठ समाप्त कर दिया है, अब हमारा अध्याय खत्म हो चुका है, हमने उसे पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें और क्या क्या बातें हैं जो हमें दिया हुआ है। देखिए, कुछ और भी जाने। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक, सब अपने किताब में देखिए, भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप उन सब वैज्ञानिकों के नाम लिखोगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए कौन कौन है। सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी किताब में जिन जिन वैज्ञानिकों के नाम दे रखा है उनमें से इन सब वैज्ञानिकों को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। तो आप इसे लिख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक। ठीक, आप ये लिखा हुआ और आपको याद भी होना चाहिए। अब देखिए, अनुसंधान संगठन, हमें पता है भारतीय अनुसंधान संगठन, है ना, हमें पता है। तो उसमें से आपने क्या देखा? भारत में, यानी इसरो, है ना, इसरो, आपको पता है ISRO। भारत में अंतरिक्ष तथा के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, संस्थान,
यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है ना। तो कौन करता है ये सब? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसे संक्षेप में इसरो, अंडरलाइन कर लीजिए सभी, संक्षेप में क्या कहते हैं? इसरो, है ना, इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त आप सबको याद है। है, चलिए, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक, है ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके बारे में हमने बात कर लिया। और उसके बाद हम किसके क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग इसरो, है ना, किसके बारे में देख रहे हैं? इसरो किस तरह से हमें क्या किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969, है ना, सब लिख लीजिए इसको। 1969, 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु। सब अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। और यहां पर क्या होता है? यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके, है ना, जो उपग्रह होते हैं उन्हें क्या करते हैं? डिजाइन करके निर्माण किया जाता है ना। तो यहाँ पर इसरो का मुख्यालय आपने देखा कहां पर है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, है ना। वहां पर क्या करते हैं? यहाँ पर कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। सब अपने किताब में अंडरलाइन कर लीजिए। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, है ना, हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं उसमें, जिनमें से क्या है? दूर संचार, है ना, दूर के संचार, मौसम विभाग की जानकारी, और उन सब दूर संचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, यानी ऐसी व्यवस्था जब क्या होता है, जब कोई भूकंप, बाढ़, तूफान, है ना, सब आ जाता है, तो या तो ये प्राकृतिक होते हैं या मानव द्वारा उत्पन्न किए होते हैं कई आपदाएं, तो उन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद क्या है? नौवहन और समर्पित। नौवहन यानी जिसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी चीजों की गति, है ना, गति, उन सब का अध्ययन किया जाता है। और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह, है ना, शिक्षा के उपग्रह हमने सब पढ़ा है, तो शिक्षा के उपग्रह आदि जो है इनके प्रमुख लक्ष्य है।
तो आपको इसमें से एक दो बातें याद रखना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य कौन करता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। और इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? इसरो। क्या कहते हैं संक्षेप में? इसरो। उसके बाद आपने देखा कि इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु। और फिर हमने ये देखा कि कृत्रिम उपग्रहों का डिजाइन करके क्या किया जाता है? यहाँ पर उसका निर्माण किया जाता है। और हमने किन किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया ये भी हमने देखा। दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह। चलिए अब हम देखते हैं हमने इनमें से क्या क्या सीखा। सब अपने पेज में ध्यान रखिए। पेज नंबर 8 सभी देखिए, हमने उसमें से क्या क्या सीखा। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने, तो क्या देखा हमने कि दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है ना। हमें विज्ञान ने इतनी सारी सुविधाएं दिया है कि हमारा जीवन कैसा हो गया है? सरल हो गया है, सुखमय हो गई है। सारी मुश्किलें आसान कर दिया है विज्ञान ने, है ना। सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में? विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है ना। हर क्षेत्र हमने देखा, चाहे संचार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में क्या है? विकास हुआ है। विज्ञान के योगदान से हर क्षेत्र में विकास संभव हुआ है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का क्या हो रहा है? दुरुपयोग भी हो रहा है ना। जहां पर विज्ञान वरदान साबित हुआ, वहीं पर क्या हुआ? विज्ञान के दुरुपयोग को देखा हमने, है ना। जिससे कि परमाणु बम, है ना, हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी पर किस तरह से बम डाले गए। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेप शास्त्रों, है ना, प्रक्षेप्त्रों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। ये सब किसकी वजह से हुआ? विज्ञान की वजह से। फिर हमने क्या देखा? विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप क्या हुआ? जितना उसने उसने प्रगति किया, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है ना। विज्ञान ने हमें इतना कुछ, इतनी सुविधाएं दी है कि हमने हर चीज में तरक्की कर ली। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? वाहनों में वृद्धि हुई। और जब हमें खेती के नए नए तरीके हमने देखा, तो हमने कीटनाशक दवाओं का उत्पाद किया, है ना, उन सबका उत्पादन आदि में क्या हुआ? अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिससे क्या हुआ? बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे क्या हुआ? इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। तो जिस तरह से हमने विज्ञान की प्रगति की वजह से हमने हर क्षेत्र में उन्नति हासिल किया, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारी मांगे पूरी हो गई, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगे पूरी हो गई, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो गया।
है ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? विज्ञान की वजह से। तो विज्ञान ने हमें, विज्ञान के आविष्कारों ने जहां हमें बहुत से वरदान दिए हैं, वहीं पर हमने इसका दुरुपयोग कर कर कई क्षेत्रों में अभिशाप स्थापित किया, है ना। तो मेरे बच्चों, इतना ही था ये पाठ। अब आप ऐसा करते हैं, हम लोग आज थोड़े से अभ्यास के प्रश्न जरा देख लेते हैं, है ना। और अगले कक्षा में हम अपने अभ्यास प्रश्नों को भी पूरा करेंगे। अभी सभी अपने हाथों में, आपके हाथों में टेक्स्ट बुक होगा ना, टेक्स्ट बुक ले लीजिए और जरा देखते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न, है ना, क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है। तो सब अपने हाथ में, अभी थोड़े से स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, पेंसिल से आपके किताब में ही लिखना है, किताब में ही टिक करना है। जब प्रश्न उत्तर आएंगे तो नोटबुक में लिखना काफी है। तो देखिए, सभी को दिख रहा है ना अभ्यास प्रश्न। सब अपने टेक्स्ट बुक हाथ में रखिए, नोटबुक को हाथ अपने पास रखिए और पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए, पेंसिल को अपने हाथ में ले लीजिए। चलिए, इकाई 1, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये है हमारा पाठ। अब अभ्यास प्रश्न देखिए। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, ये बिना उत्तर देखे ही आपको पता होना चाहिए, है ना, हमने अभी अभी चर्चा किया है। टेलीविजन के आविष्कारक है, कोई उत्तर नहीं देगा, आप अपने नोटबुक में टिक, अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। टेलीविजन के आविष्कारक है वोल्टा, न्यूटन ने, किसने आविष्कार किया था? सीवी रमन ने, जॉन लॉगी बेयर्ड ने। तो इसका उत्तर क्या है? जॉन लॉगी बेयर्ड। सब इसको जरा टिक कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, सब टिक कर लीजिए और याद रखिए, टेलीविजन के आविष्कार, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जॉन लॉगी बेयर्ड। सबने टिक कर लिया ना। अब देखते हैं अगला, अगला प्रश्न देखिए। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। हमने वैज्ञानिक विधि का बहुत सारे चरण पढ़े, है ना। तो इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? पहला देखिए, जिज्ञासा, दूसरा परीक्षण, तीसरा सिद्धांत, चौथा निरीक्षण। तो वैज्ञानिक विधि का ये सभी चरण है ना, जिज्ञासा है, परीक्षण है, निरीक्षण है, लेकिन सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत क्या है? आखिर में आता है, जब हम किसी 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 क्या करते हैं, जब हम खोज कर लेते हैं तो हम आखिर में सिद्धांत बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? सिद्धांत। सभी टिक कर लीजिए इसको, सिद्धांत। चलिए, अब अगला देखिए। भारतीय वैज्ञानिक है, इसमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक है? पहला दे रखा है एडिसन, मैडम क्यूरी, तीसरा गैलीलियो, चौथा हरगोविंद खुराना। तो आप सबको देखते ही पता लग रहा होगा, इसमें से भारतीय वैज्ञानिक कौन है ना। भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। सभी टिक कर लीजिए, हरगोविंद खुराना। अब देखिए, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। सब अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, किस वजह से उसमें छिद्र हो रहा है? ऑप्शंस देखिए। ऑक्सीजन, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप सबने पढ़ा है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सभी इसको टिक कर लीजिए किताब में। चलिए, सबने टिक कर लिया ना। अब देखिए, तो हमने देखा कि सभी ने देख लिया ना
अब सब अपने नोटबुक को हाथ में रखिए, अब हमें कुछ लिखना भी है। चलिए, पहला आपने देखा टेलीविजन के आविष्कारक है जॉन लॉगी बेट। दूसरा हमने देखा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है सिद्धांत। फिर हमने देखा भारतीय वैज्ञानिक है, तो इसमें से कौन है? हरगोविंद खुराना। फिर हमने देखा ओजोन परत में छिद्र का कारण है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, अब सब अपने नोटबुक जरा अपने हाथ में ले लीजिए। ये प्रश्न के उत्तर लिखे बिना ही, दिखाए बिना ही आप लिख सकते हो। प्रश्न है दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। आपको जो भी वैज्ञानिक अच्छा लगे आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है? दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो पहले आप जब लिखोगे तो पहले आप ये लिखोगे दो भारतीय वैज्ञानिक, और जिन दो भारतीय वैज्ञानिकों का नाम आपको लिखना है आप लिख सकते हैं दो भारतीय वैज्ञानिक। हमने देखा ना किताब में भारतीय वैज्ञानिक भी दे रखे हैं और विदेशी वैज्ञानिक भी दिया हुआ है। तो दो भारतीय वैज्ञानिक। प्रश्न अगर लिखने का समय नहीं है तो उसके लिए एक लाइन छोड़ दीजिए अभी। चलिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है पहला विक्रम साराभाई, दूसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखो, ठीक है? तो मैंने दो भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई लिखा हुआ है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दो विदेशी वैज्ञानिक, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए दो विदेशी वैज्ञानिक। इसमें मैंने लिखा है एडिसन मार्कोनी। आप कोई भी विदेशी वैज्ञानिक, हमने बहुत से वैज्ञानिक पढ़े हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, है ना? अपने किताब में से, या तो आपको याद हो तो बिना देखे ही आप लिख सकते हो दो विदेशी वैज्ञानिक। दो भारतीय वैज्ञानिक, दो विदेशी वैज्ञानिक। चलिए, सबने लिख लिया ना? प्रश्न अगर लिखने का समय नहीं है तो अभी आप प्रश्न के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए और उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कम समय रहता है ना? और आप बाद में जाकर अच्छे से प्रश्न को लिख लीजिएगा और उत्तर भी आप देखिए, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी वैज्ञानिक आपको लिखना है भारतीय और विदेशी, आप लिख सकते हैं। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न सब अपने किताब में देख लीजिए। अब किताब में प्रश्न दे रखा है पेज नंबर 9 में, है ना? विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली दो समस्याओं को लिखिए। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली दो समस्याओं को लिखिए। ये भी आपको पता है, आप बहुत सारी समस्याएं आपको पता है, तो आपको जो भी उत्तर अच्छा लगे या जो भी समस्याएं आपको लिखने का इच्छा हो आप लिख सकते हो। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाले समस्याएं, पहले आप इस तरह से लिखिए। पहला लिखा हुआ है पर्यावरण असंतुलित एवं प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण असंतुलित एवं प्रदूषित होता जा रहा है। चलिए, पहला वो पॉइंट लिख लीजिए सभी। पर्यावरण असंतुलित एवं प्रदूषित होता जा रहा है। दूसरा देखिए,
तीव्र ध्वनियों उत्पन्न करने वाले यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तीव्र ध्वनियों उत्पन्न करने वाले यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको चाहे तो ये लिख सकते हैं, वरना और भी बहुत सारे हैं। विज्ञान के दुरुपयोग के समस्याएं हमने पढ़ा है बहुत सारे, तो उसमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। पेज नंबर 5 में से देखकर आपको जो भी समस्याएं लिखने हो, आप कोई भी 2 समस्याएं उसमें से लिखोगे। चलिए बच्चों, हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम बाकी के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी इन सब प्रश्नों को अच्छे से देखकर और अच्छे से लिखकर आएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे कि अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, हम अगले कक्षा में आपकी एक छोटी सी परीक्षा भी लेंगे। तो इन सब प्रश्नों को भी याद रखिएगा और किताब को भी पहला पार्ट अच्छे से पढ़कर आइएगा, और बाकी के प्रश्नोत्तर भी हम साथ में निपटाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।